आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर्स। सिंस इस चैप्टर के हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं एंड आई होप सो वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी लॉजिकल रीजन के साथ समझने के लिए इस चैप्टर को, मतलब लॉजिकल रीजन प्लस कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किस तरह से अपने लेजर के करने हैं। अब हम चल रहे हैं अपने एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो भी मैं आपको लॉजिकल रीजन प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा रही हूँ सो दैट आपको समझ आए कि इसमें ऑप्शन अगर हमारा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, ठीक है, उसका रीजन आपको समझ आए। और जो थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का वो हम इन डिटेल कर चुके हुए हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट हमारा सारा कवर्ड है, तो अगर आपने थ्योरी पार्ट भी नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप उनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा चल रहा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और एमसीक्यूज अब हम कर रहे हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहती हूँ। उन कंसेप्ट को समझाऊंगी जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, सारे थ्योरी का पार्ट नहीं समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सिर्फ वही कंसेप्ट समझाऊंगी जो प्रैक्टिकली हमारे इंपॉर्टेंट है। इससे होगा आपका प्रैक्टिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और आपको समझ आएगी कि लेजर के हमने क्वेश्चन वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आपके लिए ईजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगा कि अगर इस क्वेश्चन पे कौन कौन से हमारे लेजर्स के कंसेप्ट हमने अप्लाई करने हैं जो हम समझ रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट्स की तरफ, और उसे भी लॉजिकल रीजन के साथ पहले समझते हैं कि हमारे कौन कौन से कंसेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई होने हैं हमारे डेफिनेटली लेजर्स के लिए, सो दैट हमारा लेजर्स का चैप्टर जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम उन कंसेप्ट्स को भी इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ पहले समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे, वही कंसेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। सो पहला कंसेप्ट जो हम कवर करने लगे हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए, वो है हमने डेफिनेशंस रिवाइज करनी है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और हमारे एक्सपेंसेस की, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हमें डेफिनेशन समझ आएंगी फिर हमें समझ आएंगे कि लेजर्स हमारे कौन से लेजर्स हैं, रियल अकाउंट के हैं, पर्सनल अकाउंट के हैं या नॉमिनल अकाउंट के हैं। तो उससे पहले हमें ये डेफिनेशंस जो है पहले वो रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी एसेट्स की। एसेट्स की क्या डेफिनेशन होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा जिसकी पेमेंट हमने कर दी है, या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हमें रिसीव होनी है फ्यूचर में, ठीक है, मतलब कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में पेमेंट हमें रिसीव होगी। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर हम कोई अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्रेडिट सेल्स की हैं उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपना डेटर्स का अकाउंट के फ्यूचर में हमें पेमेंट वो करेंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो ये होगी हमारी एसेट्स की डेफिनेशन। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हुए हैं एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल हमने पे कर दिया है अपना सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दी है, या रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को एडवांस में अगले 2 महीने का, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ऐसी वैल्यू जिसकी हमने पेमेंट कर दी हुई है और हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ है हमारी या फिर जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो हमें बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए देगा 2 महीने के लिए अगले अपने बिजनेस पर्पस के लिए। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ है अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म करेंगे। वर्क क्या परफॉर्म करेंगे, अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं हमारे, ये भी होते हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए, हमारे एसेट्स हुए, ठीक है। आई होप सो आपको एसेट्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको पे करने की? आउटसाइडर्स को पे करने की। अब यहाँ पे जो आउटसाइडर्स वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट होगी। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है, किसको? आउटसाइडर्स को पे करने की। एग्जाम्पल, हमने लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है बैंक से, तो डेफिनेटली हमें पे भी करना है फ्यूचर में उसे। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी ऑब्लिगेशन है हम पे करने की, वो भी आउटसाइडर को, डेफिनेटली बैंक क्या हुआ हमारे लिए? आउटसाइडर हुआ, ठीक है। तो लोन क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी हुई हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं और उन्हें प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में आपको पे बैक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारे? ये हुए हमारे क्रेडिटर्स। ये क्या हुए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने फ्यूचर में पे बैक करना है, मतलब हमारे सप्लायर्स, ठीक है। तो ये भी क्या हुए? आउटसाइडर्स हुए। तो इसीलिए ये भी डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हुई हमारी? लायबिलिटी हुई कि हमने आउटसाइडर्स को पे बैक करना है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की, ठीक है। नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट आता है एक हमारा, वो आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। जिस तरह से हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस ऊपर हैं, उसी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। मान लो हमने रेंट जो है अपने लैंडलॉर्ड को पिछले 2 महीने का नहीं पे किया है, ठीक है। तो हमारे पे क्या हो गई है? वो क्लेम हो गया उसे पे बैक करने का फ्यूचर में, ठीक है। तो वो क्लेम हो गया, डेफिनेटली उसे पे बैक करने का। ये क्या हो गया? हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 2 मंथ्स का, लैंडलॉर्ड को पे करने का। लैंडलॉर्ड क्या है? हमारे लिए आउटसाइडर है, ठीक है। हम पे क्लेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे करने की फ्यूचर में। तो डेफिनेटली ये भी क्या हुई हमारी? लायबिलिटी हुई, ठीक है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए? हमारी लायबिलिटी हुई, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पे की है सैलरी, ठीक है। तो हम पे क्लेम आ गया उन्हें पे बैक करने का, किसको? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ के हमारे लिए आउटसाइडर्स है बिजनेस के लिए, तो हम पे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन है उन्हें पे बैक करने की सैलरी की अमाउंट जो पिछले महीने उनको नहीं पे की। तो वो क्या हो गई? हम पे लायबिलिटी हो गई। इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये क्या हुए हमारे? ये हुए हमारी लायबिलिटी, ठीक है। जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं हमारी क्या हैं? एसेट्स हैं, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? हमारी लायबिलिटी हुए, ठीक है। आई होप सो आपको एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। अब समझते हैं कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सो दैट हमें समझ आए एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। तो ये है हमारी कैपिटल की डेफिनेशन। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, जो हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है। इतनी डेफिनेशन तो ये लायबिलिटी जैसी है, इसीलिए लायबिलिटी साइड पे पोस्ट होती है हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है ना, ये फॉर्मूला लगता है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है। और बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है हमारी, इस साइड होते हैं हमारे सारे एसेट्स, इस साइड होती है लायबिलिटी एंड कैपिटल। और ये कैपिटल इसी वजह से हमारी लायबिलिटी साइड पे होती है क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन किसको पे बैक करना है? हमने ये पे बैक करना है हमने ऑनर को। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमने ऑनर को पे बैक क्यों करना है? ऑनर तो हमारे बिजनेस का मालिक है, तो उसे पे बैक करने की जरूरत क्यों है? वो है हमारी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है, कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी एंटिटी है या हमारे एंटरप्राइज है, उसकी जो पहचान है हमारे ऑनर से डिफरेंट है। ऑनर में कम, ऑनर में गो, ऑनर में चेंज, ऑनर में डाई। द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस विल रिमेन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। इसका मतलब ऑनर चाहे बिजनेस में कैश लेकर आए, चाहे वो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए गुड्स लेकर आए, चाहे वो गुड्स के साथ साथ कोई एसेट्स भी लेकर आए या तीनों ही लेकर आए, हम पे हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आ जाती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से ऑनर को पे बैक करने की। और उस ऑब्लिगेशन का नाम क्या है? कैपिटल। इसीलिए पोस्ट होती है हमारी लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि हम पे क्लेम है ऑनर को पे बैक करने का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है और ये बैलेंस शीट में अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से हमने प्रिपेयर करते हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया है कि हमारी कैपिटल में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है। सिंस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे समझने की, तो ये मैं यहाँ पर ही सिर्फ डेफिनेशंस का ही पोर्शन समझा रही हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हैं वो होते हैं हमारे पीएनएल में शो, वो भी रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ शो होते हैं? पीएनएल अकाउंट में। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो शो होते हैं हमारी बैलेंस शीट में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द कंसेप्ट जब कराए थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तब समझाया था कि रेवेन्यू नेचर के सारे हमारे पीएनएल में शो होते हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट में शो होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस होते क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमने पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है, और उसकी जो है हम बेनिफिट अब ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी है। ठीक है, सैलरी जो है हमने पे कर दी है, तो बेनिफिट क्या ले रहे हो? अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेजेस पे कर दी अपने लेबरर्स को, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क अलॉटेड के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ये बेनिफिट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमने पेमेंट कर दी हुई है, जिस वैल्यू की पेमेंट हमने कर दी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो हमारे कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हमारे कोई भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे, वो क्या होते हैं? एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं या इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सैलरी पे की है तो डेफिनेटली वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसी तरह से इनकम का। वो है हमारा कि इनकम क्या, इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? इनकम भी इसी तरह से रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। जो रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होती हैं हमारी, वो होती है हमारे पीएनएल में शो, और जो भी कैपिटल नेचर की होती हैं वो होती है हमारी बैलेंस शीट में शो। इसका मतलब है जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, चाहे वो हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे वो हमारी इनकम है, वो कहाँ पर शो होंगी? वो होंगी हमारी पीएनएल में शो। इसी तरह से कैपिटल नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम है वो कहाँ शो होंगे? वो होंगे हमारी बैलेंस शीट में शो। इनकम को हम रिसीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस या इनकम और रिसीट्स हमारी रेवेन्यू नेचर की होंगी, वो होंगी पीएनएल में। इसी तरह से हमारी एक्सपेंसेस या फिर इनकम और ये जो रिसीट्स हैं कैपिटल नेचर की होंगी, वो होंगी हमारी बैलेंस शीट में। अब ये क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने, जिसके लिए वर्क परफॉर्म करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है वो वर्क परफॉर्म करने की। ठीक है, मान लो हमें कोई वर्क अलॉटेड है, ठीक है, उसके लिए हमें कमीशन रिसीव होगी। ठीक है, डेफिनेटली वो वर्क परफॉर्म करेंगे तभी वो कमीशन हमें रिसीव्ड होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क परफॉर्म करने की हम पे ऑब्लिगेशन है, तभी जो है पेमेंट हमें रिसीव होगी। एक ऐसी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें पेमेंट उसकी रिसीव हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है, हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, जैसे कोई ट्यूशन फीस हमें मिलेगी, हम टीचर हैं तो हमें ट्यूशन फी मिलेगी, कब मिलेगी? जब हम वर्क परफॉर्म करेंगे। क्या वर्क परफॉर्म करेंगे? जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू पढ़ाएंगे, तभी हमें वो ट्यूशन फीस मिलेगी। ये क्या है? हमारी इनकम है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन या रिस्ट्रिक्शन या फिर हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, तो आई होप सो आपको अब एक्सपेंसेस और इनकम में भी डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस मैंने अभी तक आपको कराई हैं, आई होप सो आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझ आई होंगी उनके मीनिंग्स। इन मीनिंग्स को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पता चलेगा जो लेजर हम बना रहे हैं वो एक एसेट का बना रहे हैं, एक लायबिलिटी का बना रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट का बना रहे हैं, एक्सपेंसेस का बना रहे हैं, या इनकम या रिसीट्स का बना रहे हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वरना अगर आपको इन डेफिनेशंस का अकॉर्डिंग ही नहीं पता होगा फिर आपको बेसिक रूल भी नहीं समझ आएंगे कि लेजर जो हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने 3 गोल्डन रूल्स पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे, वो पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमने यूज़ करने हैं अपने लेजर्स में। पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किस पे होता है? ये होता है हमारे पर्सनल अकाउंट्स पे यूज़। कौन से अकाउंट पे? पर्सनल अकाउंट पे यूज़। फॉर एग्जाम्पल राम का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल श्याम का अकाउंट है। ठीक है, या फिर हमारे ये जो राम है ये मान लो हमारा डेटर है और ये श्याम है ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डेफिनेटली एसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एसेट हुआ और लायबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लायबिलिटी हुई। ठीक है, अब इसके रूल को भी समझते हैं फर्दर। तो जब भी हमारा एसेट अकाउंट जो है वो इंक्रीज होगा,
एसेट अकाउंट जब भी हमारा इंक्रीज होगा वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगी। ठीक है, इसी तरह से एसेट अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा, मतलब डेटर का अकाउंट मान लो जब भी डिक्रीज होगा वो हमारा क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी लेजर अकाउंट में। इसी तरह से जब एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो वो होगी क्रेडिट साइड पे पोस्ट लेजर में, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो वो होगी हमारी डेबिट साइड पे पोस्ट लेजर में। ठीक है, इसीलिए पर्सनल जो अकाउंट है, अब हमें समझ आ रहा है कि डेटर्स जो है हमारे एसेट्स है, क्रेडिटर्स जो है हमारे लायबिलिटी हैं, और एसेट्स पे क्या रूल लगने हैं और लायबिलिटी पे क्या रूल लगने हैं। अब आपको अच्छे समझ आएगी अगर आपको डेफिनेशंस की अच्छे से क्लैरिटी है जो मैंने आपको पहले समझाई हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पे भी चलते हैं। जो सेकंड रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। मान लो इसी तरह से क्या है, कोई भी हमारा अकाउंट है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कौन से अकाउंट पे यूज़ होते हैं, ये होते हैं रियल अकाउंट पे यूज़। कौन से अकाउंट्स पे, रियल अकाउंट पे। ठीक है, सॉरी ये जो होता है ये रूल होता है हमारे पर्सनल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये होता है पर्सनल अकाउंट पे यूज़। और जो ऊपर वाला रूल हमने किया है वो होता है हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, ये होता है हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। तो यहाँ लिखते हैं ये होंगे हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, और रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल्स जो हैं, मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटी वाला वो सेम होता है। ठीक है, मान लो अगर इसमें भी एक एसेट है, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो होगा हमारा डेबिट। इसी तरह से अगर एसेट जो है डिक्रीज होगा वो होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, और इसी तरह से अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी इसी पर्सनल अकाउंट्स में तो वो होगी क्रेडिट साइड पे पोस्ट हमारी लेजर में। और इसी तरह से अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होगी तो वो होगी हमारी, डेफिनेटली ये इंक्रीज है। ठीक है, ये डिक्रीज ही है। तो अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी लेजर में, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, मतलब डेबिट साइड पे पोस्ट होगी हमारे लेजर में। ये जो पर्सनल रूल्स और हमारे रियल अकाउंट के जो रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स हैं, ये सेम चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डील करते हैं हमारे एसेट और लायबिलिटी से। ठीक है, ये सारे डील करते हैं हमारे एसेट और लायबिलिटी से, इसीलिए इसकी जो है वो हमारी क्या चलती है, सेम चलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, जो रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं वो ले सकते हो अपना फर्नीचर का। जैसे फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, एक ऐसी वाली जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, या मशीनरी बिजनेस के लिए जो यूज़ हो रही है। ठीक है, या फिर इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पर कोई भी हमारी लोन का जो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, जो हमें पे करनी होती है। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट में आप ले सकते हो डेटर्स का एग्जाम्पल, जैसे राम अकाउंट है कोई, और यहाँ पे ले सकते हो किसी भी क्रिएटर का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वो श्याम का अकाउंट है। ठीक है, तो वो क्या हुए, ये भी हमारी एसेट्स हुए और ये भी हमारी लायबिलिटीज़ हुई जो डील कर रही है इनके साथ, और इसी तरह से ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट किसके साथ डील कर रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के साथ। ठीक है, आई होप सो आपको दो गोल्डन रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे जो हमारे इसमें यूज़ होने एसेट्स और लायबिलिटी में। अब यहाँ पे आता है कि हमने जो है पोस्टिंग जो लेजर्स में किस साइड करनी है। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कहाँ कहाँ करनी है। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस अगर इनके होंगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे इनके, वो किस तरह से हमने शो करने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, मतलब डेबिट आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो डेबिट आ रहा है, इसका मतलब है कि ओइंग फ्रॉम हिम, हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब है ओइंग टू हिम, कि हमें उससे देने हैं पैसे, जो हैं वो देने हैं उसे, हम पे कर्जा है उसे प्रोवाइड करने का, या फिर हमने उससे लेने हैं तो वो डेबिट आएगा। ठीक है, आई होप सो ये गोल्डन रूल्स भी आपको समझ आ गए होंगे दो, और ये भी समझ आ गए होंगे कि इनमें हमने क्लोजिंग जो है किस तरह से शो करना है। क्लोजिंग बैलेंसेस अगर डेबिट है तो ओइंग फ्रॉम हिम, और अगर हम क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस तो फिर क्या होगा, ओइंग टू हिम। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट गोल्डन रूल पे। लास्ट गोल्डन रूल है हमारा, वो है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, और ये किस पे
कर लगता है, ये लगता है हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट्स पे। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी हमारे पीएनएल में शो होते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होते हैं जितने हमारे पीएनएल में रेवेन्यू आइटम्स जो शो होती हैं, ठीक है। जैसे सैलरी अकाउंट है, या फिर हमारा रेंट अकाउंट है, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। ये जो जितने भी होंगे ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ये रूल आता है, ठीक है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमारी कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती है, इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि इससे हमें नेट प्रॉफिट या अपना नेट लॉस प्रिपेयर करना होता है। ये मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाया था कि जितने भी नॉमिनल आइटम्स होती हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं, पीएनएल में शो होती हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसलिए इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है। इसमें हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है समझने की वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये तो आपको समझ आ ही गया है कि लॉसेस को हमने डेबिट करना है या एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है हमने गेन्स और इनकम को, ठीक है। और इसके बाद जो है जब हमारे लेजर्स जो हैं प्रिपेयर हो जाते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, ऐसा कुछ लेजर होता है हमारा, ये होते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये होते हैं हमारी अमाउंट साइड, और ये होते हैं हमारे उस साइड के पर्टिकुलर्स, और ये होती है हमारी अमाउंट साइड, ठीक है। और यहाँ पे आता है जेएफ, जर्नल फोलियो, ठीक है। क्या आता है? जर्नल फोलियो। ये हमारा कोई भी लेजर अकाउंट है मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो जब भी हमारे लेजर अकाउंट में डेबिट हमने कुछ करना है, ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। जब भी डेबिट करेंगे तो वो टू से रिकग्नाइज करेंगे, और अगर हमने क्रेडिट करना है तो यहाँ बाय लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब भी हमें डेबिट करना है तो वो करेंगे टू से डिनोट, और जब भी हमें क्रेडिट करना है तो वो करेंगे हम बाय से डिनोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रिपेयर करने का हमें लेजर्स को, ठीक है। तो आई होप सो जितने भी रूल्स मैंने समझाए हैं लेजर्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि जो लेजर्स होते हैं वो हमारे किस तरह से डिफरेंट होते हैं सब्सिडरी बुक से। सब्सिडरी बुक से किस तरह से डिफरेंट होते हैं लेजर्स जो होते हैं? ये होते हैं हमारे फाइनल एंट्री पे बेस, और ये हमारी होती हैं प्राइमरी एंट्री पे बेस। जितने भी हमारी सब्सिडरी बुक्स बनती है, चाहे सेल्स की चाहे परचेजेस की, ये होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और ये होते हैं हमारे एनालिटिकली मतलब कि ये वन हेड के अंदर हमारी सारी कैश की आइटम्स जो हैं पोस्ट करेंगे। मान लो कैश अकाउंट का हमने लेजर प्रिपेयर किया, सारी कैश की आइटम्स जो हैं अंडर वन हेड होंगी। फिर उसके बाद यही होती है क्रोनोलॉजिकली, पर्टिकुलरली डेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे परचेजेस अकाउंट, इधर क्रेडिट परचेजेस भी होंगी, इधर सेल्स जो क्रेडिट परचेजेस हैं कैश परचेजेस भी होंगी, ठीक है। लेकिन कैश में सिर्फ कैश की आइटम्स के साथ ही डील किया जाएगा, इसलिए ये होती है हमारी एनालिटिकल और ये होती है हमारे क्रोनोलॉजिकल। और इसके थ्रू ये जो है हमारे लेजर्स, इसके थ्रू ही हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेट तभी होगा जब हमारे लेजर्स जो है वो अच्छे से सही तरीके से प्रिपेयर होंगे। फिर हम ट्रायल बैलेंस से अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसलिए लेजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो होती है हमारी प्राइमरी एंट्री बेस, और ये होती है हमारी डेफिनेटली लेजर्स होती है हमारी फाइनल एंट्री पे, ठीक है। इससे हम बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या फिर उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको सारे कंसेप्ट लॉजिकल रीजन के साथ ऐसे समझ आ गए होंगे जो हमारे लेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसे भी डिटेल में समझकर इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके वहाँ पर उसे भी सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन डिटेल में समझ आएगा और हमें समझ आएगा कि किस तरह से हमने ये कंसेप्ट जो अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को इन डिटेल रीजन के साथ समझना है, ठीक है। तो पहले इसे रेज कर लेते हैं सो दैट हमारी स्पेस हो जाए और हम जो है क्वेश्चन जो है इन डिटेल उससे भी अच्छे से समझ सके जिस तरह से हमने कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं इसी तरह डिटेल की तरह जिस तरह हमने अपने कंसेप्ट जो रिवाइज किए जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है दिनेश हु ओड us rupees
8000 became insolvent and paid us रुपीज 60% इन फुल सेटल। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें समझने वाली, पहले दिनेश कौन है हमारे बिजनेस के लिए, और फिर उसके बाद इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद ये फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक, तो डेफिनेटली दिनेश जिसने हमें 8000 रुपए देने हैं, ठीक है, मतलब 8000 रुपीज़ उसने हमें देने हैं। सो दिनेश क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि उसने हमसे क्रेडिट सेल्स की होंगी, ठीक है, और उसने हमें प्रॉमिस दिया होगा कि फ्यूचर में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये हुआ हमारा दिनेश जिसने हमें फ्यूचर में प्रॉमिस किया होगा कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, कितनी, 8000 रुपीज़ की, ठीक है। तो हमने उसे क्रेडिट सेल्स प्रोवाइड कर दी होंगी। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमें फ्यूचर में पेमेंट हुई, वो क्या होता है, हमारा एसेट। मैंने डेफिनेशन में भी समझाया आपको, है ना। तो ये हुआ हमारा एसेट, तो दिनेश हुआ हमारा एसेट, और इस एसेट का नाम क्या होता है, इस एसेट का नाम होता है डेटर्स, ठीक है। तो दिनेश क्या हुआ हमारे लिए, दिनेश हुआ हमारे लिए डेटर जिसने हमें फ्यूचर में पे करना है 8000। लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब है कि वो योग्य नहीं है 8000 देने के, ठीक है, दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग रुपीज 8000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या कहा कि मैं आपको 60% ही दे सकता हूँ 8000 का फुल सेटलमेंट में। अगर ठीक है आप मानते हो तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं तो रहने दो। तो हमने कहा ठीक है आप हमें 60% ही प्रोवाइड कर दो, कितना, 8000 का। सो 8000 का रखें तो 60% कितना होता है 8000 का, वो होता है हमारा डेफिनेटली 8 6 4800 रुपीज़, ठीक है। 4800 रुपीज़ उसने हमें फुल सेटलमेंट में प्रोवाइड की है, ठीक है। सब समझना कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसने हमें 4800 रुपीज़ प्रोवाइड किए हैं 8000 के बदले, और उसने कहा फुल सेटलमेंट में, मतलब अब मेरा अकाउंट जो है अपने अकाउंट्स में से वो क्लोज कर दो, ठीक है, कि मैंने आपको पैसे को पे करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 8000 के बदले हमें 4800 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में प्रोवाइड किए हैं। अब देखा जाए इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पहले वो समझते हैं। एक तो हो रहा है दिनेश का अकाउंट जिसने हमें पे करना था, ठीक है। दूसरा हो रहा है हमारा कैश का अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश हमने डेफिनेटली रिसीव किया है ना। और थर्ड हमारा हो रहा है डिस्काउंट का, जो हमने उसे अलाउ किया है, कौन सा, अलाउड का, है ना। किस तरह से अलाउ किया है, हमने 8000 की उससे रिसीव करनी थी पेमेंट, लेकिन उसने हमें कितने प्रोवाइड किए, सिर्फ 4800 रुपीज़, वो भी फुल सेटलमेंट में, है ना। तो जो ये बाकी इसका अमाउंट है, डिफरेंस है, मतलब रुपीज़ 3200, ये क्या हुआ, हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। अब डिस्काउंट ले लो हमसे 3200 का फुल सेटलमेंट में, 8000 के बदले आप हमें 4800 पे कर दो, ठीक है, और हम आपका अकाउंट जो है क्लोज कर देंगे। सो डेफिनेटली दिनेश का अकाउंट जो है ये क्या है, हमारे डेटर्स हैं, तो ये क्या हो, डिक्रीज हो रहा है। और डेटर्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एसेट्स, है ना, ये हमारे एसेट्स होते हैं। तो इस पे क्या करेंगे हम, जब भी हमारा एक एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसे करते हैं हम क्रेडिट, या फिर यहाँ पे रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अमाउंट, है ना, तो डेफिनेटली इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि गिवर है, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, या समझ लो कि जब भी ऐसे डिक्रीज होगा वो होगा हमारा क्रेडिट, इसीलिए ये हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट है, हमने कैश रिसीव किया है, डेफिनेटली 4800 रुपीज़ का हमने कैश रिसीव किया है, और इसका अकाउंट हमने किससे क्लोज करना है, 8000 के अमाउंट से। क्यों, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट में पे किया है हमें 4800 रुपीज़, तो इसका अकाउंट हमें 8000 से ही क्लोज करना पड़ेगा, तभी हमारा ये अकाउंट जो है नील हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्ड यूज हुआ है फुल सेटलमेंट में, ठीक है। तो जो 4800 की अमाउंट हमें कैश में रिसीव हुई है, तो हमारा कैश क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। कैश क्या हमारा एसेट है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये हमारा एसेट है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्या होता है, वो हमारा है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। कैश रिसीव हो रहा है, डेफिनेटली इन हैंड हमारे कैश आ रहा है, सो डेफिनेटली ये रूल लगा के डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हम करेंगे डेबिट, ठीक है। थर्ड हमारा डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, ये हमारी क्या है, रेवेन्यू नेचर की आइटम है। रेवेन्यू नेचर का क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, डेफिनेटली हमारे पे एक्सपेंस आया है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 3200 का, ठीक है, 3200 का। तो ये मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा रूल लगेगा वो लगेगा नॉमिनल अकाउंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये पीएनएल की आइटम है ना, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा कौन सा रूल होता है, वो होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसे हम लॉस भी मान सकते हैं कि हमें लॉस बेयर करना पड़ा है, या हम एक्सपेंस भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल इसका होता है नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड
इनकम। सिंस ये ना ही गेन है ना ही इनकम है, ये है हमारा लॉस या फिर हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आई होगी कि कौन कौन से हमारे अकाउंट्स जो इफेक्ट हो रहे हैं, दिनेश का, कैश का और डिस्काउंट अलाउड का, और फिर किस किस अमाउंट से हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। और फिर बताया है कि ये क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। ये होगा हमारा क्रेडिट, ये होगा डेफिनेटली हमारा डेबिट, और ये होगा हमारा डेबिट, और उसका मैंने रीज़न आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री होगी डेफिनेटली हमारा डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट कौन कौन से अकाउंट हो रहा है, कैश हो रहा है एक तो, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा हो रहा है डिस्काउंट अकाउंट जो अलाउ किया है हमने, अलाउड अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू दिनेश अकाउंट। ठीक है, ये कैश कितने अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे रुपीस, और यहाँ पर भी लिखेंगे रुपीस। कैश किस अमाउंट से रिसीव किया है हमने, डेफिनेटली 4800 के अमाउंट से, जो हमने डेफिनेटली उसे 60% अमाउंट उसने हमें प्रोवाइड की है। उसका मतलब कि 8000 का 60% क्या होता है, वो होता है हमारा 4800। तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ है, 4800 का। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है हमने, 3200 का हमने कैश अलाउ डिस्काउंट अलाउ किया है उससे। ठीक है, और डेफिनेटली दिनेश का अकाउंट हमने कितने से क्लोज करना है, वो हमने क्लोज करना है 8000 की अमाउंट से, उसका अकाउंट जो है हमने क्लोज करना है। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट इसीलिए हुआ है, यहाँ पे रूल लगा है डेबिट कम्स इन, कैश इन हैंड आ रहा है हमारे पास 4800 का, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा डेबिट। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट क्या है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है या फिर लॉस कह सकते हो। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का है तो पीएनएल में शो होगा, पीएनएल में नॉमिनल अकाउंट पे जो रूल लगता है वो लगेगा डेफिनेटली। तो इस पे रूल लगा है हमारा क्रेडिट ऑल, नहीं यहाँ पे क्रेडिट वाला रूल नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है हमारा डेबिट वाला रूल। तो वो रूल लगा है हमारा कौन सा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। ठीक है, और दिनेश क्या है हमारा, डेफिनेटली ये हमारा डेटर है। तो एसेट जब डिक्रीज होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा क्रेडिट, या फिर यहाँ पे रूल लगा है क्रेडिट द गिवर। ये इसने हमें प्रोवाइड किया अमाउंट, डेफिनेटली 8000 से इसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, इसने हमें 4800 रुपीज़ प्रोवाइड किए हैं, तो वो होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, आई होप सो आपको ये जर्नल एंट्री लॉजिकल रीजन के साथ समझ आई होगी। और अगर आप करोगे 4800 प्लस 3200, ये कितना होता है, 8000 होता है, और क्रेडिट साइड पे भी 8000 आ रहा है, जिसका मतलब जर्नल एंट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि डेबिट का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है हमारे क्रेडिट पे, तो वही हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सो आई होप सबको जर्नल एंट्री तो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने लेजर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेजर कौन कौन सा प्रिपेयर होगा, एक तो हमारा कैश का, हमारा डिस्काउंट अलाउड, तीसरा होगा दिनेश का। तो अब प्रिपेयर करते हैं अपना लेजर। तो लेजर सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे कैश का, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश का लेजर जब प्रिपेयर करेंगे, सो कैश का लेजर जो होता है, यहाँ पे होगी हमारी डेबिट साइड, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। ये हमारी है डेट कॉलम, ये हमारा है पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, और ये हमारा है यहाँ पर जर्नल फोलियो का कॉलम, और ये हमारा है अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम है, और अमाउंट होती है रुपीज़ में, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीज़। अब क्रेडिट साइड पे चलते हैं, ये क्रेडिट साइड का डेट कॉलम है, और ये हमारा क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स का कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे भी जर्नल फोलियो से हम जो एंट्रीज करते हैं उसका नंबर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट कॉलम क्रेडिट साइड का, और वो भी रुपीज़ में होता है तो रुपीज़ में शो करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो कैश अकाउंट है वो हमारा एसेट अकाउंट है ना, तो एसेट अकाउंट है, और कैश क्या हो, डेफिनेटली हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम, उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे रूल क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। ठीक है, तो ये करेंगे हम पोस्ट कहाँ पे, डेबिट वाली साइड पे। क्या पोस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे दिनेश के कारण हमें 4800 रुपीज़ मिले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4800 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं, किसके कारण, किससे रिसीव हुए हैं, दिनेश से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब डेबिट साइड पोस्ट करते हैं उसको डिनोट करते हैं 2 से, और क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं तो उसे डिनोट करते हैं बाय से। तो यहाँ लिखेंगे टू दिनेश ने हमें प्रोवाइड किए हैं
कैश प्रोवाइड किया है कितने अमाउंट का, 4800 के अमाउंट का। तो ये हमारा लेजर प्रिपेयर हो गया है कैश का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने कैश का जो लेजर है प्रिपेयर करना है। इसी तरह से अब हम अपना नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं, वो होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड का लेजर। ठीक है, जो हमने अलाउ किया है दिनेश को फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, ये होगा अलाउड। ठीक है, तो ये है हमारा उसका लेजर। तो ये होगा हमारा डेफिनेटली, इधर लिखेंगे हम डेट, और ये हमारा है डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड की डेट, फिर डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये है हमारा जर्नल फोलियो जिससे हमने नंबर लिखना है। ठीक है, ये है हमारा अमाउंट कॉलम। ठीक है, ये हमारा अमाउंट कॉलम है और ये रुपीज में शो होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी क्या है, ये है हमारा क्रेडिट साइड का डेट कॉलम, और ये है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट साइड का। ठीक है, और ये है जर्नल फोलियो, और ये हमारा क्रेडिट साइड का है अमाउंट कॉलम। ठीक है, अमाउंट कॉलम, और ये होगा रुपीस में शो। अब आप मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये कौन सा अकाउंट है? ये डेफिनेटली हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में शो होता है। ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, और ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कह लो या लॉस है हमने जो बेयर किया है डिस्काउंट अलाउ करके। ठीक है, तो इसके लिए नॉमिनल अकाउंट वाला रूल जो है वो लगेगा ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है ये डेबिट साइड पे पोस्ट हो। और हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, हमने किया है 3200 का डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पर हम क्या पोस्ट करेंगे, 3200। ठीक है, वो भी डेबिट साइड पे कितने अमाउंट से, 3200। और किसको हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, दिनेश को प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिनेश। ठीक है, और डेबिट साइड पे जब पोस्ट करना उसे 2 से डिनोट करते हैं, क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना उसे 22 से डिनोट करते हैं। तो ये होगा हमारा 2 दिनेश। ठीक है, 3200। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर प्रिपेयर। ठीक है, तो ये आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा, जिस तरह हमने कैश का बनाया उसी तरह डिस्काउंट अलाउड का भी बनाया है, उसे भी इस तरह से पोस्ट किया है, और आपको लॉजिकल रीजन के साथ समझ आ गया होगा। अब जो थर्ड हमने प्रिपेयर करना है वो हमारे क्वेश्चन का है फाइनल आंसर। वो क्या है, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आप दिनेश के अकाउंट में किस तरह से शो करोगे, मतलब दिनेश के अकाउंट में या दिनेश के लेजर में किस तरह से पोस्ट करोगे। तो ये है हमारा दिनेश अकाउंट, जो डेफिनेटली हमारा क्या है, क्रेडिट डेटर है जिसने हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हमारा है डेटर जिसने हमें पेमेंट जो है करनी है। तो यहाँ पर हम इसका कॉलम, इसका भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये होगी हमारी डेबिट साइड, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम डेट, ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स का, और ये होगा हमारा जर्नल फोलियो, और इधर होगी हमारी अमाउंट कॉलम, ये होगा हमारा अमाउंट कॉलम रुपीज में। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट साइड का भी हम शो करेंगे। ये होगा हमारा डेट का कॉलम, और ये होगी हमारी पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, और ये होगा हमारा जर्नल फोलियो, और ये होगा डेफिनेटली हमारा क्या, अमाउंट कॉलम, वो भी क्रेडिट साइड का, और वो होगा रुपीस में। अब आप मुझे बताओ, दिनेश हमारा डेटर है, मतलब ये हमारे एसेट हैं, इसने हमें पेमेंट कर दी है, मतलब एसेट अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इसने हमें पेमेंट कर दी है तो उसे डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। जब एसेट डिक्रीज होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट है। यहाँ पे रूल लगेगा हमारा क्रेडिट द गिवर, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है पैसे, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट किस अमाउंट से करेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे इसने हमें कैश कितना प्रोवाइड किया है। इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, कैश। कितने अमाउंट से इसने हमें कैश प्रोवाइड किया है, एनटी में मैंने आपको बताया है, इसने हमें प्रोवाइड किया है 4800 का कैश। ठीक है, तो 4800 का कैश और 3200 का डिस्काउंट इसने हमें प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश जो है 4800 रुपीज़ का इसने प्रोवाइड किया है। इसी तरह से इसने डिस्काउंट जो है कितने अमाउंट से प्रोवाइड किया, जो अलाउ किया है हमने हमने इसे प्रोवाइड किया है कितने अमाउंट का, 3200 के अमाउंट का इसे प्रोवाइड किया है। और जब भी डेबिट साइड पे हमने शो करना है तो 2 से डिनोट करना है, क्रेडिट साइड पे शो करना है तो 22 से डिनोट करना है। तो ये हो गया हमारा बाय, और बाय डिस्काउंट अलाउड जो उसने हमें अलाउ किया है। ठीक है, मतलब जो हमने इसको डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक है, तो इसका टोटल देखें तो कितना आता है, ये आता है डेफिनेटली हमारा 8000 का टोटल। ठीक है,
ये इस साइड पे, और ये टोटल भी हमने इसका अकाउंट कितने से क्लोज करना था, 8000 के अमाउंट को ऊपर भी बताया था, ठीक है, फुल सेटलमेंट में करना था ना, तो इसलिए 8000 के अमाउंट से करना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में 8000 का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो पहला ऑप्शन हमें गिवन है कि दिनेश का अकाउंट जो 8000 ऑन डेबिट साइड, ठीक है, तो डेबिट साइड पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ₹8000 ऑन क्रेडिट साइड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमने क्रेडिट साइड पे 8000 से शो किया है। सी है हमारा 4800 ऑन डेबिट साइड, नहीं ये गलत है, और 4800 ऑन क्रेडिट साइड ये भी गलत है, और फर्स्ट भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 8000 ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चलिए वहां पर हम लिखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट था हमारा, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन एज पर द गिवन क्वेश्चन, एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कौन, क्या आंसर था वो डेफिनेटली कितना था, ₹8000 ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, ऑन क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द गिवन क्वेश्चन, ₹8000 ऑन क्रेडिट साइड। देखो 8000 ही आ रहा है हमारा इन दोनों का टोटल करके क्रेडिट साइड पे, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे समझ आया होगा। पहले मैंने आपको डिटेल में सारे कंसेप्ट समझाए हैं, उसके बाद समझाया है कि क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है, मतलब डिटेल में समझाया, और फिर बताया कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, दिनेश का, कैश का और डिस्काउंट अलाउड का, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एंट्री पास करके दिखाई है, वो भी लॉजिकली समझाई है कि किस तरह से हमने ये डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, तो क्यों किया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इससे हमने एंट्री से ही हमने लेजर प्रिपेयर किए हैं कैश अकाउंट का, ठीक है। फिर उसके बाद किया डिस्काउंट अलाउड का, मतलब एंट्री के थ्रू हमें समझ आया कि 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश, डिस्काउंट, और थर्ड था हमारा जो फाइनल आंसर हमने बनाना था, ये हमारा फाइनल आंसर जिस तरह आपने एग्जाम में करना है, वो है हमारा दिनेश का अकाउंट, ठीक है। और उससे बताया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है, और आपको लॉजिकली रीजंस भी समझ आए होंगे कि किस तरह से जो दिनेश का अकाउंट है हमारा 8000 से क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो रहा है, ठीक है। सो जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल में लॉजिकल रीजन के साथ समझने के लिए, ठीक है। और आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1 करके, इसी तरह उन्हें भी लॉजिकली समझेंगे और अपने डाउट्स जो क्लियर करेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को इसी तरह से इन डिटेल रीजन के साथ सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट्स जो क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, और लेजेस का चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजन के साथ अच्छे समझ आया होगा, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।